नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा शुक्ला और आप मेरे साथ इस वक्त देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट सर्वदा भारतीय। एक कहावत तो आप सबने अच्छे से सुनी ही होगी कि जब कश्ती समंदर में डूबती है तो कश्ती में सवार चूहे सबसे पहले रफू चक्कर हो जाते हैं। आज ऐसा ही कुछ आलम है आतंकियों की पनाहगाह कहे जाने वाले पाकिस्तान का। कर्ज में अपना रोम रोम पहले ही गिरवी रख चुके आतंकिस्तान की आर्थिक हालत बद से बदतर होती जा रही है। बेरोजगारी का ग्राफ आसमान छू रहा है। पाकिस्तान में विदेशी जो कंपनियां हैं उनका निवेश तो छोड़िए जनाब, आप जो वहां की लोकल कंपनियां हैं वो भी अपना बोरिया बिस्तर समेट रही हैं और व्यापार अपना कहीं और ले जाके शिफ्ट कर रहे हैं। मुल्क में आप सबको मालूम है लोगों की थाली से रोटी चावल पहले ही नदारद था। अब आलम यह है कि वहां की जो पैदावार है वो भी घटने लगी है और आबादी है जनाब कि वो आसमान छू रही है। हालात इतने खराब हो चले हैं कि पाकिस्तान का शेयर मार्केट अब कछुए की चाल चल रहा है। तो फिर पाकिस्तान के जो अमीरजादे हैं वो पाकिस्तान में रुके भी तो आखिर क्यों? ऐसे में अपने देश को छोड़कर दूसरे देशों का ये रईसजादे रुख कर रहे हैं और अब इनका नया ठिकाना है दुबई। देखिए इसी पर हमारी ये खास स्पेशल रिपोर्ट। पाकिस्तान में हुए हालिया आम चुनावों में बदलाव की उम्मीद संजोए बैठे व्यापारियों के हाथ निराशा ही लगी है। सेना की दखलंदाजी, चुनावी नतीजों में घपलेबाजी और इन सब के बीच नवाज इमरान की सियासी दुश्मनी में पाकिस्तान की इकोनॉमी के तबाह होने के संकेत छुपे हैं। अभी 9 फरवरी को चुनाव परिणाम आते ही पाकिस्तान के शेयर मार्केट में 2000 अंकों की भारी गिरावट दर्ज की गई। इसे पाकिस्तान में सियासत की वजह से वहां की अर्थव्यवस्था पर आने वाले संकट का सिंबल माना जा रहा है। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री हाफिज अहमद पाशा ने चुनाव परिणाम आने से एक दिन पहले ही देश की अर्थव्यवस्था पर चिंता जाहिर की है। पाशा के मुताबिक पाकिस्तान की सरकारी खजाने में सिर्फ 45 दिनों का पैसा बचा है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार इस समय $8 बिलियन है, जो करीब 1.5 महीने तक के सामानों के आयात जितना है, जबकि किसी भी देश के पास कम से कम 3 महीने के सामान के आयात जितना पैसा होना ही चाहिए। पाकिस्तान की विकास दर से भी कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। 2024 में पाकिस्तान की जीडीपी महज 2.1 की दर से बढ़ने की संभावना है। विकास की ये दर कमजोर सरकार आने पर और नीचे जा सकती है। फिलहाल $1 की कीमत 276 पाकिस्तानी रुपए के बराबर है। सेना के दबाव में साल 2022 में इमरान खान को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। पाकिस्तान में राजनीतिक उठापटक गंभीर हालात पैदा कर गई। इसके चलते महज 4 महीनों में डॉलर की तुलना में पाकिस्तानी करेंसी में 30 रुपए की भारी गिरावट हुई है। $1 के मुकाबले जनवरी 2022 में पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू 174 थी, जो मई तक बढ़कर 204 हो गई, जबकि आज $1 पाकिस्तान के 276 रुपए के बराबर है। जाहिर है अगर राजनीतिक अस्थिरता यूं ही बनी रही तो पाकिस्तान की करेंसी पर और भी ज्यादा असर पड़ेगा। सर जिस तरीके से हालात है अभी पाकिस्तान के और जिस तरीके से वहाँ पे आर्थिक कमर भी टूटी जा रही है, क्या करें? देखिए आजकल वहाँ पर जो हालात जो सुनने को आ रहे हैं बहुत ख़राब है, क्योंकि कोई पार्टी लीड नहीं कर रही है और अलग अलग ग्रुपों से आ रहे हैं लोग, तो सरकार बनना बहुत कठिन हो रहा है। सुना था कि फ़ौज ने इसमें इंटरफेयर किया है, कुछ वोट्स वगैरह में गड़बड़ हुई है, लेकिन नहीं, फ़ौज का राज कई बार हो चुका है वहाँ पर, और इस बार भी सोचते थे लोग कि शायद फ़ौज का हो जाएगा, क्योंकि फ़ौज वाले भी चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा कोई बहाना मिले, यहाँ से बिल्कुल ख़राब है, हमने ऐसा कर लिया, तो इसलिए हमें कोई वो नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ चीज़ मिल नहीं रहा उनको ये है कि हमारे बदनामी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि हमारा नाम हो यहाँ। इन्होंने इस वजह से हमें मदद करने के लिए अपना फौजी राज किया, तो ये थोड़ा चल रहा है, अभी कसमकश चल रही है, देखिए क्या होता है इसमें, कभी कुछ कह नहीं सकते। हर दिन गुजरने के साथ ही पाकिस्तान के हालात खस्ता होते जा रहे हैं। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, जिन्ना के जहन्नुम लोक में आवाम की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। महंगाई से मचे हाहाकार के बीच पहले ही जनता बेजार है, लेकिन अब उसकी पीठ पर बेरोजगारी का खूनी हंटर पड़ने वाला है।
सबसे बड़े आर्थिक संकट झेल रहे पाकिस्तानी लोगों की जिंदगी पहले ही सरकार गिरवी रख चुकी है। रही सही कसर बेरोजगारी दर ने निकाल दी है। उस पर आलम यह है कि बीते कुछ ही महीनों में देश के कई बड़ी कंपनियों ने किनारा कर लिया है। कुछ कंपनियों ने अपने प्लांट पर ताला लगा दिया है, जबकि कुछ ने प्रोडक्शन न के बराबर कर दिया है। विदेशी कंपनियां तो व्यापार समेट ही रही हैं। लोकल उद्योगपति भी अपना बड़े पैमाने पर बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। व्यापार का सीधा संबंध मुनाफे से होता है, लेकिन जब देश महाकंगाल हो, आवाम मुफलिसी में जीने को मजबूर हो, संसाधनों का घोर अभाव हो, तब मुनाफा तो छोड़िए असल भी लौटाना मुश्किल हो जाता है। कर्ज में अपना रोम तक गिरवी रख चुके आतंकिस्तान की आर्थिक हालत बद से बदतर हो चली है। बेरोजगारी का ग्राफ आसमान छू रहा है। पाकिस्तान में विदेशी निवेश तो छोड़िए, अब वहाँ की कंपनियां अपना व्यापार समेट रही हैं। पहले से ही मुश्किलों में घिरी मैसियत अब गर्त में जाती नजर आ रही है। मुल्क में लोगों की थाली से रोटी चावल तो पहले ही गायब हो चुके हैं। खेतों से होने वाले अनाज की पैदावार घट रही है, लेकिन देश की आबादी बेतहाशा लगातार बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान में बिजली नहीं है, पाकिस्तान में अच्छी सड़कों की कमी है, रेलवे की हालत जर्जर है, पाकिस्तान की एयरलाइंस नीलाम हो रही है, आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन स्किल्ड युवाओं की घोर कमी है। तो फिर पाकिस्तान के अमीरजादे पाकिस्तान में रुके तो आखिर क्यों? अपना मुल्क छोड़कर दूसरे देशों का रुख कर रहे हैं। खराब नियम कानूनों की वजह से इन व्यापारी समुदायों को कराची जैसे शहरों में जबरन वसूली का भी सामना करना पड़ता है, जिससे कंपनियों के इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस पर सीधा असर पड़ रहा था। यही वो वजह है जिसके चलते पाकिस्तान के अरबपति अब देश छोड़कर दूसरे मुल्कों का रुख कर रहे हैं। एक रिपोर्ट की माने तो बीते 20 महीनों से पाकिस्तान के बिजनेसमैन और अरबपतियों ने दुबई के रियल एस्टेट में भारी निवेश किया है। भारत और ब्रिटेन के बाद दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर में सबसे ज्यादा विदेशी कारोबारी पाकिस्तान के ही हैं। पाकिस्तान के अरबपति ने दुबई को अपना नया ठिकाना बनाया है। दुबई के रियल एस्टेट सेक्टर में 10.6 अरब डॉलर यानी करीब 88,000 करोड़ रुपए का निवेश पाकिस्तानी अरबपतियों ने किया है, जिसके चलते पाकिस्तान के शेयर मार्केट की कमर टूट चुकी है। पाकिस्तानी रुपया डॉलर के मुकाबले जमीन पर लेटा हुआ है। कंपनियों पर तालाबंदी हो रही है। राजनीतिक अस्थिरता खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। हालात सुधरने की उम्मीद छोड़ चुके पाकिस्तानी रईसजादों का विदेश जाने का आंकड़ा हर साल तेजी से बढ़ रहा है। 2022 में 8,32,339 पाकिस्तानियों ने देश छोड़ दिया। ये आंकड़ा साल 2016 के बाद सबसे बड़ा है। साल 2021 की तुलना में 2022 में देश छोड़ने वाले पाकिस्तानियों की संख्या में लगभग 200% की बढ़ोतरी देखी गई। हर तरफ से गहराते संकट के बादलों के बीच पाकिस्तानी युवाओं के मन में बेरोजगारी बढ़ने की आशंका गहराने लगी है। हालांकि जिन्नालैंड में रोजगार की मारामारी पहले से ही मौजूद है। इसकी बानगी इस बात से भी मिलती है। पिछले साल सितंबर महीने में हाई कोर्ट में चपरासी की पोस्ट के लिए पाकिस्तानी युवाओं से आवेदन मांगे गए थे। कुछ एक पोस्ट के लिए 15 लाख से ज्यादा बेरोजगार पाकिस्तानियों ने चपरासी पोस्ट के लिए आवेदन किए, जिनमें बड़ी तादाद ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री होल्डर्स की थी। इतना ही नहीं, इससे पहले महज 1,667 पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए पाकिस्तान के 30,000 बेरोजगार युवाओं ने आवेदन किया था। आलम ये हुआ कि जब परीक्षा हुई तो एग्जाम सेंटर में जगह नहीं बची। छात्रों को स्टेडियम में बिठाकर परीक्षा दिलाई गई। पाकिस्तान के खराब होते हालातों से घबराकर अब लोग पाकिस्तान छोड़कर भागने लगे हैं। हाँ, जहाँ तक इकोनॉमी पाकिस्तान की बहुत ख़राब है। मतलब उसमें तो कुछ इतने रेट्स बढ़ गए हैं और कंपनियां जो हैं, जो खास कंपनियां छोड़ के जा रही हैं, तो ऐसा अभी मतलब बिल्कुल ऐसा कि बिल्कुल पाकिस्तान का डाउन हुआ है, लीस्ट पहुँचे हुए हैं। वो मिलिट्री वाले यही चाहते हैं कि हमें ऐसा का मौका मिले कि हम इनको ये क्या करके टेक ओवर कर लें। तो अब देखिए अब कब टेक ओवर करते हैं, अब कह नहीं सकते, लेकिन अल्टीमेटली लगता यही है कि वो टेक ओवर करेंगे। या ये भी हो सकता है कि वो नवाब शरीफ को
सपोर्ट करें, अच्छा ठीक है आप बनाइए, और जब उनसे नहीं बने तब करें, ये भी हो सकता है। तो कह नहीं सकते इसमें कि क्या उसका सिचुएशन होगी, लेकिन सिचुएशन बहुत ख़राब है और हर एक कोई चाह रहा है कि पाकिस्तान ठीक हो। हम ही यहाँ से, हम लोग नेबर हैं, नेबर कंट्री, तो हम चाहते हैं कि वहाँ की चीज़ें अच्छी हों, ठीक हों, लेकिन वहाँ का जो आतंकवाद है वो ख़त्म नहीं करना चाहते। जब तक आतंकवाद को ख़त्म नहीं करेंगे तो ये बात आगे बढ़ नहीं सकती। जाहिर है पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था ही नहीं, पूरा का पूरा पाकिस्तान संकट में है। घटते विदेशी मुद्रा भंडार के बीच पाकिस्तान को अगले 2 महीनों में $1 बिलियन यानी करीब 8.30 हजार करोड़ रुपए का कर्ज चुकाना है। एक तरफ उस पर कर्ज तोड़ने का दबाव है, तो वहीं दूसरी ओर 12 अप्रैल 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से उसे $3 बिलियन कर्ज मिलने की समय सीमा भी खत्म हो रही है। पाकिस्तान के वित्त मंत्रालय के पूर्व सलाहकार साजिद अमीन ने कहा कि अगर कोई भी पार्टी साधारण बहुमत के साथ सरकार में नहीं आती है तो पाकिस्तान में राजनीतिक और आर्थिक हालत और भी गंभीर हो जाएगी। जिस तरह के राजनीतिक हालात पाकिस्तान में बने हैं, इसमें सबसे बड़ी समस्या चुनावों की विश्वसनीयता और सरकार की वैधता पर उठने वाले सवाल हैं। कमजोर या सवालों से घिरी सरकार कभी कोई बड़ा आर्थिक बदलाव नहीं ले सकती है। नई सरकार बनते ही पाकिस्तान को विदेश से पैसा लेने की जरूरत होगी, जबकि मुल्क में पहले से ही $100 अरब से ज्यादा कर्ज के नीचे पाकिस्तान दबा हुआ है। नई सरकार के पास सिर्फ एक रास्ता बचेगा कि वो IMF से $3 बिलियन का कर्ज ले ले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुल्क दिवालिया घोषित हो सकता है। मौजूदा सियासी हालात को देखते हुए पाकिस्तान को IMF से और कर्ज मिलने की आखिरी उम्मीद भी अब टूटती हुई नजर आ रही है। अमेरिका समेत कई पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान चुनाव में कथित धांधली पर चिंता जाहिर की है। अमेरिका की इजाजत के बगैर पाकिस्तान को IMF से फंड मिलना मुश्किल है। ऐसे में जब तक पाकिस्तान में राजनीतिक स्थिरता नहीं आती, तब तक अमेरिका के लिए वहां किसी भी तरह की फंडिंग के लिए हामी भरना मुश्किल होगा। ऐसे में पाकिस्तानी अरबपति अब और ज्यादा रिस्क लेने या जोखिम उठाने के मूड में फिलहाल तो नजर नहीं आते हैं। यही वो वजह है कि पाकिस्तान के रईसजादे अब मुल्क छोड़कर विदेशों में ठिकाना तलाशने में जुटे हुए हैं। बड़े आर्थिक संकट में धंसते जा रहे पाकिस्तान में शिक्षा की हालात बेहद खस्ता हैं। बेरोजगारी के साथ ही लोग अशिक्षा और गरीबी की जद में जिंदगी जीने को मजबूर हैं। विश्व बैंक की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहरों के मुकाबले पाकिस्तान के गांवों में 80% आबादी गरीब है, जबकि 62% ग्रामीण आबादी गरीबी रेखा से भी नीचे जीवन यापन करने को मजबूर है। आलम यह है कि पाकिस्तानी सरकार को खर्च चलाने के लिए भैंसों और कारों की नीलामी तक करनी पड़ती है। एक सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में करीब 69% लोगों को इंटरनेट की ना तो कोई जानकारी है और ना ही कभी उन्होंने इसका इस्तेमाल किया है। वहीं एक अन्य सर्वे में कहा गया है कि पाकिस्तान में 15 से 65 वर्ष की आयु वाले लोगों में स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की तादाद महज 22% है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में गधों की तादाद के मामले में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर है। सिर्फ लाहौर जैसे शहरों में गधों की संख्या 41,000 से ज्यादा हो चुकी है। गधों की इकॉनमी से मुल्क चलाने का ख्याली पुलाव पकाती पाकिस्तान सरकार कभी शिक्षा से कोई वास्ता इनका रहा ही नहीं। तकनीकी शिक्षा या प्रोफेशनल एजुकेशन तो छोड़िए, यहाँ बच्चों को प्राइमरी एजुकेशन तक नसीब नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 2,25,00,000 बच्चे अब भी स्कूल नहीं जाते। इनमें ज्यादातर संख्या लड़कियों की है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक आंकड़ों को समझें, इस समय पाकिस्तान में स्कूल न जाने वाले बच्चों यानी आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है, जिनमें 5 से 16 आयु वर्ग के अनुमानित
22.8 मिलियन बच्चे स्कूल नहीं जाते। पाकिस्तान में ये संख्या इस आयु वर्ग की कुल आबादी का 44% है। 5 से 9 आयु वर्ग में 5 मिलियन बच्चे स्कूल में एनरोल नहीं हैं और प्राइमरी स्कूल की आयु के बाद OOSC की संख्या दोगुनी हो जाती है। आंकड़ों के मुताबिक 10 से 14 वर्ष के 11.4 मिलियन बच्चों को औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं होती। पाकिस्तान के भौगोलिक स्तर को समझे तो यहाँ के सिंध प्रांत में सबसे गरीब बच्चों में से 52% बच्चे स्कूल से बाहर हैं, जिनमें 58% लड़कियां शामिल हैं, जबकि बलूचिस्तान में 78% लड़कियां स्कूल से बाहर हैं। ये आंकड़े किसी भी देश के फेल स्टेट होने की गारंटी देते हैं। बच्चों को शिक्षा देने की बजाय पाकिस्तान उन्हें आतंक की फैक्ट्रियों में भेज देता है, जहां से वो दहशतगर्द बनकर दुनिया को बारूद की आग में झोंकने निकल पड़ते हैं। आज अगर पाकिस्तान में औद्योगिकरण नदारद है, कृषि उपज नकारात्मक है और सेवाओं का अभाव है, तो उसकी सिर्फ एक वजह है और वो है पाकिस्तान का इस्लामीकरण। और आतंकवाद को खत्म करने का मतलब यह है कि उनको कश्मीर की जो बात है छोड़नी पड़ेगी, कि उसका कहते हैं कि हमारा उनका कोई राइट नहीं है, हमारे पास है। और बल्कि जो उनका ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वो लोग वहाँ कह रहे हैं कि नहीं सब हम तो हिंदुस्तान का भाग है, वो आना चाहते हैं। तो ऐसे में ऐसी सिचुएशन है कि वहाँ कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। लेकिन इस इकोनॉमी से कहीं ना कहीं जो आम जनता है वो भी त्रस्त है, जो आर्मी है, कई चीज़ों की वहाँ प्रॉब्लम हो रही है, जो वहाँ पर निर्यात भी हो रहा था वो बंद है। ठीक है, सब कुछ नहीं है, लेकिन उसमें फ़ौज भी क्या कर सकती है। देखिए ना, फ़ौज के ऊपर बहुत खर्चा है। इसे तो वैसे तो चाहिए था कि भाई फ़ौज को कम कर दे, लेकिन पहले नहीं किया उन्होंने। वो खर्चा बना हुआ है तो वो खर्चा तो देना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा। तो वो बाकी जगह कहाँ कम करें, बड़ा मुश्किल है पता करना। लेकिन यह कि कुछ ना कुछ करेंगे। अब देखिए कितना समय लगता है उनको टेक ओवर करने में या किसी को सपोर्ट करने में। आप क्या कहें? जियाउल हक के जमाने में ISI चीफ रहे हामिद गुल ने मरने के कुछ समय पहले एक मुहिम चला रखी थी कि पाकिस्तान को प्योर इस्लामिक स्टेट में कैसे बदला जाए, और इसके लिए उन्होंने मुल्ला मौलवियों का एक जमाना भी इकट्ठा किया। और उसके बाद पाकिस्तान में सामान्य स्कूली शिक्षा से ज्यादा जरूरी समझा गया मदरसा और दीनी तालीमात को। तब से पूरा पाकिस्तान मुस्लिम बनाम गैर मुस्लिम, हराम बनाम हलाल में बढ़ता चला गया। जियाउल हक और हामिद गुल ने इस्लामीकरण की जो राजनीतिक मुहिम शुरू की थी, उसका असर अब पाकिस्तान के जनजीवन और अर्थव्यवस्था पर दिख रहा है। साफ है कि कंगाल पाकिस्तान की कंगाली अगर इसी तरह जारी रही तो वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से ही गायब हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक फर्स्ट। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय।